भू राजनीति में नैतिकता का स्थान वही है जो सागर में नौकाओं का होता है। यह उन्हें दिशा देती है लेकिन नियंत्रित नहीं करती। यह कथन हाल ही में मालदीव में राजनीतिक घटनाक्रम, भारत की कूटनीतिक परिपक्वता और नैतिकता पर आधारित भू राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को चुनाव के बाद सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष के साथ एक योजना बनाई थी। रिपोर्ट में डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा गया कि राष्ट्रपति मोइज्जू के खिलाफ महाभियोग के लिए विपक्ष ने रिश्वत की योजना बनाई थी। यह रिपोर्ट पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत की कूटनीतिक छवि को प्रभावित करने के एक और प्रयास के रूप में देखी जा रही है, जो अक्सर भारत की विदेश नीति और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है। आइए इस घटनाक्रम को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। मालदीव आधिकारिक रूप से मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक छोटा लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप समूह देश है। भारत और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित यह देश 26 प्रवाल द्वीपों की श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। दुनिया के सबसे निचले देशों में शामिल इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 1.5 मीटर है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। माले शहर इसकी राजधानी, देश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। मालदीव का पर्यटन उद्योग दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करता है और इसकी सफेद रेत के समुद्र तट और प्रवाल भित्तियां इसे विशिष्ट बनाती हैं। वहीं मालदीव भारत के समुद्री सुरक्षा हितों और व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में मालदीव का विशेष स्थान है। यह नीति पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और स्थिरता के माध्यम से दक्षिण एशिया में शांति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। मालदीव के राजनीतिक संकटों के दौरान भारत ने एक सहायक साझेदार के रूप में अपनी भूमिका निभाई। यह दृष्टिकोण केवल राजनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारत ने मालदीव की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता में भी योगदान दिया है। मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन पर आधारित है और भारत ने इसे समर्थन देने के लिए कई प्रमुख पहलें भी की हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से मालदीव में सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, जो भारत की विकासपरक कूटनीति का प्रमाण है। हाल के घटनाक्रम में भारत पर मालदीव के शासन परिवर्तन में शामिल होने का आरोप लगाया गया। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति इब्राहिम मोइज्जू को सत्ता से हटाने के लिए भारत की सहायता का दावा किया था। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि विपक्ष ने भारतीय समर्थन से सांसदों और सैन्य अधिकारियों को प्रभावित करने की योजना बनाई थी। हालांकि इस कथित योजना को भारत ने काल्पनिक करार दिया। साथ ही मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान किया है और आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप से परहेज किया है। यह बयान भारत मालदीव संबंधों में विश्वास और परस्पर सम्मान को दर्शाता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में भारत और मालदीव के संबंधों में तल्खी बढ़ी है, जब राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के शासनकाल में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ा। मालदीव में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भारी निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया। यामीन सरकार पर चीन के प्रति झुकाव और भारत के पारंपरिक प्रभाव को कम करने के आरोप लगे। साथ ही मालदीव में भारत विरोधी भावना को बढ़ावा देने और इंडिया आउट अभियान ने भी दोनों देशों के बीच खाई बढ़ा दी। लेकिन वर्ष 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का भारत दौरा द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने का संकेत है। मोइज्जू ने अपने दौरे में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और मालदीव की इंडिया फर्स्ट दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता जताई। इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, पर्यटन और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत की। यह दौरा चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और हिंद महासागर में स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास है। क्योंकि भारत और मालदीव के संबंध केवल रणनीतिक और आर्थिक तक सीमित नहीं हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं।
भारतीय पर्यटकों की बड़ी संख्या मालदीव के पर्यटन उद्योग का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा चिकित्सा और शिक्षा के लिए मालदीव के नागरिक बड़ी संख्या में भारत आते हैं। यह आपसी संपर्क दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को और मजबूत करता है। जानकारों की माने तो मालदीव में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। चीन ने मालदीव में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि मालदीव में उसकी भूमिका केवल एक सहयोगी के रूप में बनी रहे, न कि एक प्रभावकारी शक्ति के रूप में। भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता दी है। इसके तहत मालदीव को कर्ज राहत, निवेश और सामरिक सहायता प्रदान की गई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, न कि किसी देश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करना। मालदीव में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम भारत की कूटनीति और उसकी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक परीक्षण है। भारत ने इन चुनौतियों का सामना अपने सिद्धांतों और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाकर किया है। भारत और मालदीव के संबंध इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक बड़ा देश छोटे राष्ट्रों के साथ सम्मान और सहयोग के आधार पर स्थिर संबंध बना सकता है। यह संबंध भारत की भू राजनीति और विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है, जो संतुलन, लोकतांत्रिक मूल्यों और क्षेत्रीय स्थिरता पर आधारित है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। 1 जनवरी 2025 से रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए। अब शेंगेन क्षेत्र में यूरोपियन यूनियन के 27 में से 25 देश शामिल हैं। केवल साइप्रस और आयरलैंड बाहर हैं। बता दें कि शेंगेन क्षेत्र के तहत सदस्य देशों के नागरिक बिना बॉर्डर चेक के अन्य देशों में यात्रा, काम या व्यवसाय कर सकते हैं। गौरतलब है कि रोमानिया और बुल्गारिया ने 2007 में EU ज्वाइन किया और मार्च 2024 में शेंगेन का आंशिक हिस्सा बने, जिससे उनके नागरिक हवाई और समुद्री मार्ग से शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। लेकिन ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण उन्हें भूमि सीमाओं पर चेकिंग का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रिया ने अपनी आपत्ति हटा ली, जिसके बाद ये दोनों देश शेंगेन में पूर्ण रूप से शामिल हो गए। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के देशों को अपने देश से होते हुए रूसी गैस की आपूर्ति बंद कर दी है, क्योंकि 5 वर्षीय ट्रांजिट समझौता समाप्त हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश रूस को हमारे खून पर अतिरिक्त अरबों कमाने की अनुमति नहीं देगा। यूरोपीय आयोग ने कहा कि EU ने इस परिवर्तन के लिए तैयारी की थी और अधिकांश सदस्य देश इसका सामना कर सकते हैं। हालांकि मोल्दोवा, जो EU का हिस्सा नहीं है, पहले से ही गैस की कमी का सामना कर रहा है। रूस अब भी काला सागर के पार तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से हंगरी, तुर्की और सर्बिया को गैस भेज सकता है। यह कदम यूरोप में ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि रूस ने 1991 से यूक्रेन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ने अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया। इन देशों ने इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड का स्थान लिया है। वहीं इस अवसर पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक ध्वज स्थापना समारोह आयोजित किया गया। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस हैं। इन स्थायी सदस्यों को सामूहिक रूप से P5 कहा जाता है, जबकि अस्थायी सदस्य हर 2 साल में चुने जाते हैं, जिससे विभिन्न देशों को परिषद में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। यह परिषद वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के संदर्भ में मालदीव के साथ उसके संबंधों को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।